हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर थर्ड लिक्विडेशन की, जिसमें हम सर लास्ट हमने क्लास में लिक्विडेशन के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड जो लिस्ट एच है डेफिशिएंसी अकाउंट, वो हमने हमारा लास्ट क्लास में किया था, जिसमें हमने हमारे एग्जाम्पल नंबर 14 तक के क्वेश्चन सारे कर लिए थे, जो भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड लिस्ट एच डेट इज़ डेफिशिएंसी अकाउंट से रिलेटेड है। और आज सर मैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 आपको सॉल्व करवाऊंगा इस वीडियो में। और मैंने आपको सर कल होमवर्क भी दिए थे, 2 क्वेश्चंस, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 था और एक एग्जाम्पल नंबर 13 था। आई होप आपने सर इसको कर लिया होगा। नाउ सर अपन इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे चलते हैं। वो देखिए सर क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है सर। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए स्टेटमेंट। प्रिपेयर क्या करना है आपको? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। तो सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट आपको बनाना है। एलडीआर मार्क कर लीजिए सर इस क्वेश्चन को आप। विच वेंट इनटू द लिक्विडेशन, जो लिक्विडेशन में जा चुका हूँ 31 दिसंबर 2005 को। ठीक है, इसके पास क्या है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल है 3000, इसके पास इक्विटी शेयर्स हैं 100 रुपये ईच के, जिसमें 80 रुपये पेडअप है। कितने रुपये पेडअप है सर? 80 रुपया। मतलब टोटल 2,40,000 रुपये क्या है सर? पेडअप वैल्यू है। यस सर, क्लियर। फिर सर हमारे पास 6% के 1000 प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपये ईच के, जो कि फुल्ली पेडअप है 1 लाख रुपये, जिसमें से कॉल सीनियर कितना है? 5000 रुपये। तो मतलब ये 95,000 ही मेरे पास पेडअप वैल्यू है। यस सर, क्लियर। अब एक बात बताइए सर, ये कॉल सीनियर हमारी क्या मानी जाएगी? ANSP। यस सर, आपको देखिए क्लास नंबर 1 के जब मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे, तो मैंने आपको कहा था कि जो कॉल सीनियर होता है उसको आपको क्या ट्रीट करना है? एज अ असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है सर? 5% डिबेंचर है, जिसके ऊपर फ्लोटिंग चार्जेस हैं। कितना? 1 लाख रुपये का। फिर आगे सर क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट जो है वो 30 जून 2005 तक का पे किया जाता है। 30 जून 2005 तक का पे किया जाता है। अपन को बैलेंस शीट कब की दे रखी है सर? अब देखना सर, सुनना ढंग से। अपन को बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर की, और अपन जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो करेंगे 30 जून तक का। तो मतलब सर हमारे को 6 महीने का ब्याज पे करना पड़ेगा, 6 मंथ्स का हमारे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यस सर। मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे मॉर्गेज है। इसका मतलब सर जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है वो हमने गिरवी रख रखी है, और लोन का अमाउंट कितना ले रखा है हमने? 80,000 रुपये। ट्रेड क्रेडिटर है इतना, ओइंग फॉर वेजेस, सेक्रेटरी सैलरी इतना है, मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी इतनी है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर? यस सर। अब देखो सर, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग होगी वो तो मेरे लिए क्या हो जाएगी? ASP, असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ठीक है। और हमारे को इससे मतलब होगा एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, मतलब एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू। इससे मतलब होता है बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। यस सर, ये हमारे को असेट्स की वो दे रखी है। आगे पढ़िए सर क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट इन अ हैंड ऑफ ए बैंक फॉर एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 190,000। क्या लिखा हुआ है सर? ये जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या मानी जाएगी आपकी? ASP। मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किसको दे रखा है? बैंक को दे रखा है। क्यों दे रखे हैं? ताकि हमने उनसे क्या ले ली थी? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले ली थी। हमने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के बदले में हमने उनको इन्वेस्टमेंट दे दिए थे। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की रिलाइजेबल वैल्यू ये है। तो सर हमने कितने रुपए का ओवरड्राफ्ट लिया था? ये 1,90,000 बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है। समझ में आई? और ये 1,70,000 किसकी वैल्यू है? इन्वेस्टमेंट की। क्लियर? बुक डेप्ट है अपने पास। ये चीज़ सर अपन लिस्ट एस से डील करेंगे तो काम आएगी। अभी इसका कोई रेलेवेंस नहीं है अभी, क्योंकि अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे सबसे पहले। अब आपको ध्यान है, मैंने एक नोट लिखवाया था कि जो कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग अप होता है उसको आपको क्या करना होता है? इग्नोर करना होता है वाइल प्रिपेयरिंग। क्या प्रिपेयर करते समय? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्लियर? यस सर। तो क्या सर इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं क्या? यस सर, कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेते हैं फटाफट से। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेते हैं, ताकि सर अपना ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ख़त्म हो जाएगा। पहले आएगा ANSP, असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, और इधर लिखेंगे सर हम उसकी ERV, एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू। सर ऐसी कौन कौन सी असेट्स है जो कि नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है? देखिए सर नीचे। यस सर, ये रहा देखो। प्लांट है, टूल है, पेटेंट है। प्लांट है, टूल है, पेटेंट है, स्टॉक है और डेटर है। ठीक है।
प्लांट है, टूल है, पेटेंट है। देखिए सर, प्लांट है, टूल है, पेटेंट है, स्टॉक है और बुक डेप्ट है। क्या यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। एक सर आपकी कॉल्स इन अरियर भी तो आपका क्या माना जाएगा? ANSP। यस सर, क्योंकि मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि जो कॉल्स इन अरियर होता है उसको अपन क्या मानते हैं? ANSP मानते हैं। उसकी वैल्यू कितनी है? 5000। यस सर। और प्लांट की कितनी है? 13430। 13430 क्लियर। 134 5000 एस्टिमेटेड रिलायजेबल वैल्यू लिख दूँ मैं सबकी? यस सर। ERV देख देख के लिख दो फटाफट से। स्टॉक की कितनी है? 74,000 और बुक डेप्ट की कितनी है? 60,000। 74 और 60। नाउ सर इसका टोटल कीजिए फटाफट से आप। 1,30,000 प्लस 34,000, 1,30,000 प्लस 34,000 प्लस 74,000 प्लस 65,000 दैट इक्वल्स टू 3,03,000। यस सर। तो टोटल इसका एस्टिमेटेड रिलायजेबल वैल्यू कितना हो गया? 3,03,000 क्लियर क्या? यस सर। अपने पास अब देखिए ASP कौन कौन सी है सर? हमारे पास ASP में एक तो था हमारे लैंड एंड बिल्डिंग और एक था सर हमारे इन्वेस्टमेंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग और इसके बदले हमने कौन क्या लिया था? मॉर्गेज लिया था इसके बदले में हमने, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के बदले में से हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया था। अब सर लैंड एंड बिल्डिंग की हमारे पास रिलायजेबल वैल्यू कितनी है? 1,30,000 और मॉर्गेज की कितनी है? 80,000। 1,30,000 मॉर्गेज की है 80,000। इन्वेस्टमेंट की कितनी थी सर? बैंक ओवरड्राफ्ट की 190 थी क्या? देखिए सर एक बार फटाफट से। बैंक ओवरड्राफ्ट की, हाँ सर देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट की 190 थी और इन्वेस्टमेंट की कितनी थी? 170। इन्वेस्टमेंट की थी 170। अब सुनिएगा सर ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा सर इसको। देखो क्या लिखा हुआ है मेरे पास। 1,30 है, 80,000 है, यहाँ बच गया मेरे पास सरप्लस 50,000 का सरप्लस। इन्वेस्टमेंट 170 के हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट 90 के हैं, यहाँ बच गई सर मेरे पास डेफिशिएंसी 20,000 रुपये की। क्या सर आप लोगों को समझ में आया क्या? लॉजिक और क्वेश्चन समझ में आया क्या? ऐसा नहीं कि सर आप इसको कहीं नेट ऑफ कर दो। नेट ऑफ मत कर देना सर, नेट ऑफ मत कर देना, नेट ऑफ मत करना सर। आप सरप्लस को अलग से दिखाना, डेफिशिएंसी को अलग से दिखाना। क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। अब आगे क्लियर हुआ ये? यस सर। अब आगे लायबिलिटी साइड वाला कर लें। पहले सर समरी बना लेंगे, एक समरी बनाएंगे। यस सर। ASP की और ANSP की ग्रॉस अमाउंट से। यस सर। ASP का ग्रॉस अमाउंट कितना है? 170, 130 कितना हो गया? 3 लाख। इसका 3,03,000 टोटल कितना हो गया? 6,03,000। समझ में आया क्या? यस सर। हमारे पास पैसा कितना है बांटने के लिए? 3,53,000। लायबिलिटीज़ को पेमेंट कर देंगे सर अब अपन। यस। तो बुक वैल्यू उनकी और इधर क्या लिखेंगे? लायबिलिटीज़। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे? सिक्योर्ड वालों को। और सिक्योर्ड वालों को हमेशा कितना पेमेंट करते हैं? सिक्योर्ड पेमेंट कितना करेंगे सिक्योर्ड वालों को? सर हमेशा 0 रुपया पे करते हैं। तो हमारे पास कितना बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा सर 3,53,000। उसके बाद सर हम किसको पे करते हैं? सर उसके बाद आप पे करते हो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करते हैं। देखिए सर क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं क्या हमारे पास? देख लीजिए, आ जाइए सर ऊपर। सर देखो, ओइंग फॉर वेजेस, वेजेस हैं सर। वेजेस मतलब लोअर लेबर, और सर जो लोअर लेबर होती है उसके लिए तो विदाउट लिमिट ही हम क्या मानते हैं? पूरा की पूरा क्या मानते हैं सर? पूरा की पूरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। और सर जैसे देखो 500 रुपये पर मंथ है, कौन है? सेक्रेटरी। सर सेक्रेटरी तो आता है, डायरेक्टर नहीं आता, बट सेक्रेटरी तो आता ही है ना। तो 500 रुपये पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 4 महीने की सैलरी कितनी होती है? 2,000।
और ये कितनी है, और वो 2000 था ना सर, 4 महीने की सैलरी और 2000 विच एवर इज लोअर, कितना 2000। मतलब सर एक बात बताइए, जो 2000 है वो तो क्या माना जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, समझ में आ रही है बात? यस सर। और इस 3000 में से 2000 गया तो 1000 क्या माना जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। समझ में आई क्या बात सर? सब मेरी आपको नहीं आई? एक बार देखिए, देखो सेक्रेटरी की सैलरी है कितनी है, 3000 रुपये टोटल, और हम उसको देता कितना है, 500 रुपये पर मंथ। तो मैंने आपको क्या बताया था, विच एवर इज लोअर, क्या 4 मंथ सैलरी, 4 महीने की सैलरी निकालो और 2000 विच एवर इज लोअर कीजिए फटाफट। 4 महीने की सैलरी 2000 होगी, ये 2000 होगी, दोनों का लोअर क्या होगा, 2000। तो ये 2000 क्या बोला था मैंने, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बताया था, यस सर। अब इस टोटल अमाउंट में से ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माइनस कर दो तो आपके पास कितना बच जाएगा, 1000। ये 1000 क्या माना जाएगा सर, आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आई क्या बात? यस सर। अब ऐसे सर ये मैनेजिंग डायरेक्टर, बट सर ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, इसका मतलब ये क्या होगा, सीधा सीधा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या होगा, सीधा सीधा ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होगा। समझ में आई क्या बात, क्लियर हुआ क्या? यस सर। डायरेक्टर की सैलरी हमेशा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होती है, ठीक है। तो एक बार बताइए, आपके पास टोटल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना आ गया, एक तो ये 20,000 का ओइंग फॉर वेजेस 20,000 का, 20,000 प्लस 2,000 का कितना हो गया, 22,000 का। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या सर आपको? ये 22,000 समझ में आया, 20,000 प्लस 2,000। अब बताइए आपके पास कितना अमाउंट बच गया, 3,31,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब आइए इसके बाद किसका पेमेंट करते हैं सर अपन, हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, जिनके पास क्या होते हैं, फ्लोटिंग चार्ज होते हैं, हम उनका पेमेंट करते हैं। अब एक बार बताइए, फ्लोटिंग चार्ज में सर किसके पास है फ्लोटिंग चार्ज, सर फ्लोटिंग चार्ज है डिवेंचर्स के पास। यस, डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपये। अब सुनना सटन से, ये देखिए, ये 31 दिसंबर की हमारे को बैलेंस शीट गिवन है, और ये 30 जून को हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, मतलब लिक्विडेट कर रहे हैं हमारी पूरी कंपनी को। ये देखिए ना सर, 30 जून को अपन क्या कर रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं। 30 जून को हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास डिवेंचर 1 लाख रुपए के हैं यहाँ पे। ट्यूशन ने क्या कहा था कि आपको 30 जून तक का उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट इसके अंदर मैं जोड़ दूंगा, 6 मंथ इंटरेस्ट एट द रेट 5%। फटाफट से निकाल लीजिए सर, कितना आएगा, 1,02,500। तो आप पेमेंट कितना करोगे सर, 1,02,500 का। समझ में आई क्या बात? यस सर, 1,02,500 का पेमेंट समझ में आया क्या? यस। तो माइनस कर दीजिए 1,02,500, कितना आता है सर, 2,28,500। उसके बाद सर आप किसका पेमेंट करोगे, फ्लोटिंग चार्जेस के बाद सर आप पेमेंट करोगे फ्लोटिंग चार्ज के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। अब सर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की कैलकुलेशन देख लीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके जो एएसपी में अगर कोई डेफिशिएंसी आ जाती है तो हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, ट्रीट एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। यस सर। तो ये 20,000 क्या माने जाएंगे, आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माने जाएंगे। समझ में आई बात? अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सर हमने ये जो सेक्रेटरी की सैलरी है उसमें 1,000 रुपये के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आए थे हमारे पास। यस सर। तो 1,000 रुपये के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यहाँ और लिख दीजिए। फिर उसके बाद सर आपकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी होती है वो हमेशा अनसिक्योर्ड होती है, 6,000 ये। और जो ट्रेड क्रेडिटर होते हैं, ट्रेड क्रेडिटर का है सर आपके पास, ये रे 2,65,500 के, ये भी आपके अनसिक्योर्ड है और ये भी आपके अनसिक्योर्ड है। समझ में आया क्या? यस सर। 2,65,500 प्लस 6,000, क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो टोटल अनसिक्योर्ड का अमाउंट देखिए सर कितना आता है, कितना आया सर, 2,92,500, 2,92,500। यस सर, 2,92,500। अब बताइए सर आपके पास कितना बैलेंस बचा, 288,500। कितना बचा सर, 64 नेगेटिव। यस सर, 64 नेगेटिव। चल दीजिए सर। अब आगे आइए सर ई पर। उसके बाद किसका पेमेंट करते हैं सर, प्रेफरेंशियल कैपिटल का। कितना, पेड अप वैल्यू के इक्वल। सर इनकी पेड अप वैल्यू कितनी है विदाउट डिविडेंड,
सर इनकी पेड अप कैपिटल है 95,000, तो हम जितना लिया हम उतना ही देंगे। हम 95,000 का क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 95,000। अब बताइए सर कितना होता है, 1 लाख। फिर उसके बाद एफ में किसका पेमेंट करेंगे सर, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है सर, वो 2,40,000 का। यस सर। अब बताइए आपके पास टोटल फाइनल डेफिशिएंसी कितनी आ गई सर, फाइनल डेफिशिएंसी कितनी बची सर आपके पास, 3,99,000। देख लीजिएगा सर एक बार ऐसे का सॉल्यूशन का यही आ रहा है क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का। इनके आ रहा है सर 4,04,000। सर 5,000 का लफड़ा आ रहा है। 1 मिनट रुकिए सर, कुछ चीज़ अपन से ज़्यादा छूट गई है। 1 मिनट सर। देखिए सर, ये जो आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखी, उसकी पेड अप वैल्यू सर 1 लाख रुपये है ना सर, 95,000 नहीं है, पूरा 1 लाख रुपये है। कैसे, मैं समझाता हूँ सर आपको इसको। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट दीजिएगा सर, मैं समझाता हूँ आपको इसको चीज़। 2 मिनट रुकिए सर। ये देखिए 1,64,000 प्लस 2,40,000 कितना होता है सर, 4,04,000। कितना होता है सर, 4,04,000। अब देखिए सर कैसे, मेरी बात सुनिए। अगर सर हमने कॉल इन अरियर को, सर एक बार सुनिएगा, ये जो है ये पॉइंट देखिए सर, 100 रुपये ईच है, फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप है मतलब 1 लाख रुपये। 5,000 रुपये कॉल इन अरियर मतलब 5,000 रुपये नहीं आए हमारे पास, मतलब आए हमारे पास कितने, 95,000 आए, 95,000 आए। बट सर फिर हमने इन 5,000 का क्या किया था, हमने इन 5,000 को हमारी असेट मान ली थी। और जैसे सर हमने इसको असेट मानी, इसका मतलब हमने क्या माना कि यार हमारे पास वो पैसा आ चुका है, हमारे पास वो पैसा आ चुका है। तो इस कारण से सर हम कितना रुपया पे करेंगे, 1 लाख रुपया पे करेंगे। समझ में आ रही है बात, मेरी चीज़ समझ में आ रही है आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। 1 लाख रुपए सर इसकी टोटल पेड अप वैल्यू थी, जिसमें से 5,000 रुपये नहीं आए। टोटल कितने रुपए आए हमारे पास, 95,000। पेमेंट कितने का करना चाहिए था, 95,000 का करना चाहिए था, जो मैंने किया अभी, ठीक है, पहले जो किया था। बट सर अपन ने ये जो 5,000 रुपये जो नहीं आए थे, उसको फिर अपन ने असेट मान के जोड़ लिया था हमारी असेट में कि यार हमारे को ये 5,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर ये ऐसा कर लिया हमने, असेट मान ली, तो एक तरीके से अब हमारी पेड अप वैल्यू 95,000 रहेगी, या वो भी अब 1 लाख रुपये हो जाएगी। सर वो भी अब 1 लाख रुपये हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सर, हम ये मान रहे हैं कि हमारे कॉल इन एरियर का पैसा हमारे को मिल जाएगा। अगर वो मिल जाएगा तो हमारी पेड अप वैल्यू पूरी की पूरी हो जाएगी, और पूरी की पूरा हमारे को पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात। इस कारण से हमारे को सर 1 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। तो सर 4,04,000 आपका आंसर आ गया क्या, लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको ये पूरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का। यस सर। अब उसके बाद आपको क्या बनाना है सर, लिस्ट एच अकाउंट। क्या बनाना है सर आपको, लिस्ट एच, जिससे अपन क्या कहते हैं सर, डेफिशिएंसी अकाउंट। क्लियर। यस सर। अब एक बात सुनना सर, इसको समझते 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 देखिएगा सर, आपके पास जो बैलेंस शीट गिवन है, आपके पास सर सबसे पहले तो बैलेंस शीट गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, नहीं है ना बैलेंस शीट गिवन। तो सर सबसे पहले आपको क्या बनानी चाहिए, बैलेंस शीट बनानी चाहिए। अगर सर आपकी अगर एक बार बैलेंस शीट बन जाती है तो उससे क्या होगा सर, उससे हम ये पता लगा लेंगे कि हमारे पास बैलेंस शीट में लॉस कितना है, क्योंकि वही क्यूमुलेटिव लॉस हमारे काम आता है। क्लियर। यस सर। तो वो लॉस पता लगाएं कि हमारे पास वो बैलेंस शीट का क्यूमुलेटिव लॉस कितना है। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे सर, एक बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर। यस सर। आइए फटाफट से वर्किंग नोट पे आ जाइए सर, यहाँ पे वर्किंग नोट पे क्या बनाएंगे सर, एक बैलेंस शीट बनाएंगे अपन। यस सर। एक रफ में एक बैलेंस शीट बना लीजिए सर, टी शेप में, कैसे भी शेप में बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसमें सर सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या डालेंगे, असेट, यहाँ पे क्या डालेंगे, लायबिलिटी, जो कि आपको पता होगा। तो असेट में क्या क्या थी सर, मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग थी, सोचिए, और क्या क्या था, पेटेंट था, प्लांट था, और हमारे पास सर स्टॉक था, हमारे पास सर इन्वेस्टमेंट था, हमारे पास सर डेटर था, डेटर बोले तो सर बुक डेप्ट,
ठीक है। और क्या क्या था सर हमारे पास, देखिए देखिए सर, और क्या क्या था, स्टॉक था, इन्वेस्टमेंट था, बुक डेप्ट था, टूल्स थे, और क्या थे सर, टूल्स थे, टूल्स भी तो थे सर हमारे पास, यस टूल्स थे। यही असेट थी हमारे पास। फटाफट से इन असेट्स का क्या करते हैं सर अपन, बुक वैल्यू लिखेंगे या एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू लिखेंगे सर। बैलेंस शीट बना रहे हैं सर, क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाते समय कौन सी वैल्यू लिखते हैं, बुक वैल्यू लिखते हैं। तो फटाफट से देखिए सर इनकी बुक वैल्यू क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग की 120, प्लांट की 2 लाख, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की 120, लैंड बिल्डिंग की कितनी है सर, 120 है, यस सर। प्लांट की 2 लाख है, यस सर। आगे बोलते चलिए सर फटाफट फटाफट। और टूल्स की कितनी है, 20, पेटेंट की 50, टूल्स की 20 सर, टूल्स की कितनी है, 20,000 है, ठीक है, टूल्स की 20,000 है, पेटेंट की कितनी है सर, 50,000, क्लियर, यस सर। अब बताइए स्टॉक की आपके पास कितनी है सर, स्टॉक की है 87, स्टॉक की है 87, इन्वेस्टमेंट की है 180 और बुक डेप्ट की है 90, बुक डेप्ट की 90। ये 87 और ये 180 था क्या सर, देख लीजिए एक बार, 180 था क्या, इन्वेस्टमेंट 180 था क्या सर, यस सर, इन्वेस्टमेंट 180 था, 90 था, 87 था। क्या सर असेट साइड क्लियर क्या आपकी, असेट साइड में और कुछ भी आएगा क्या, नो सर, असेट साइड हमारी एकदम क्लियर है। अब आ जाते हैं सर अपनी लाइबिलिटीज साइड में। लाइबिलिटीज साइड में सर इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी की आएगी, वही 2,40,000 रुपये की आएगी। आपकी सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की आएगी, सर आपकी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, क्या बोला मैंने, आपकी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की आएगी सर, 95,000 की आएगी। 1 लाख में से 5,000 माइनस कर दो, क्लियर, समझ में आया क्या, यस सर। उसके बाद आगे बोलिए सर, आपके पास डिबेंचर्स कितने के आएंगे सर, डिबेंचर्स 1 लाख के आएंगे। मॉर्गेज लोन कितना आएगा, 80 का। ट्रेड क्रेडिटर, यस सर, फटाफट फटाफट लिखते चलिए सर, क्या क्या लाइबिलिटीज़ है आपके पास, एक तो सर डिबेंचर है आपके पास, एक मॉर्गेज लोन है आपके पास एक ट्रेड क्रेडिटर है, ठीक है, और क्या क्या है सर आपके पास, एक आपके पास सर बैंक ओवरड्राफ्ट है, और उसके बाद सर आपके पास क्या है, एक वेजेस हैं आउटस्टैंडिंग, एक सर आपके पास सैलरी है, क्या है सर, एक आपके पास सैलरी है, कितने जनों की, एक है सेक्रेटरी की, एक है एमडी की, क्लियर। ये सर आपके पास लायबिलिटी साइड में इतना ही है, यस। तो फटाफट से सर अब एक बार डिबेंचर की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, पहले एमडी से चालू कर लेते हैं, ठीक है सर, एमडी से चालू कर लीजिए। एमडी की सैलरी कितनी है सर, एमडी की 6,000 है, सेक्रेटरी की 3,000 है, एमडी की 6,000 है, सेक्रेटरी की 3,000 है सर। तो एमडी की 6,000 लिख दीजिए सर फटाफट से, सेक्रेटरी की 3,000 है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 20,000 है, क्लियर हो रहा है क्या, यस सर। आगे बोलिए बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है सर, 190 का, और ट्रेड क्रेडिटर है सर कितने के, 265,500 का। बैंक ओवरड्राफ्ट है 190 का, ट्रेड क्रेडिटर है 265,500 का। मॉर्गेज लोन सर, मॉर्गेज लोन बताइए सर, मॉर्गेज लोन कितने का है, मॉर्गेज लोन है 80,000 का, यस सर, मॉर्गेज लोन है 80,000 का, मॉर्गेज लोन है 80,000 का। अब डिबेंचर बचा सर, बताइए सर डिबेंचर की क्या वैल्यू लिखेंगे, डिबेंचर्स 1 लाख पर आएंगे या फिर उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ेगा सर, उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ेगा। इंटरेस्ट कितना जोड़ के दिखाया था अपन ने, 1,02,500 का कैलकुलेट किया था ना अपन ने, 6 महीने का इंटरेस्ट जोड़ा था, यस सर, ये जोड़ा था ना 1,02,500, यस सर। तो 1,02,500 इधर दिखा दीजिए, 1,02,500। अब सर फटाफट से कुछ नहीं करना आपको, असेट साइड टोटल कीजिए सर फटाफट से, असेट साइड का 120 प्लस 50 प्लस 2 लाख प्लस 87 प्लस 180 प्लस 90 प्लस 20, माइनस कीजिए सर 240 माइनस 95, 12,550, 80,000, माइनस कीजिए 265500, माइनस कीजिए 190, माइनस कीजिए 20,000,
माइनस कीजिए 9,000, कितना आ गया सर? 2,55,000 का आपके पास इधर बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। तो ये क्या होगा सर? हमारे पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। यस सर, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग फिगर 2,55,000 का। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? एक बात बताइए सर आप मुझे। ये देखिए सर, आपके पास 2,55,000 आ रहा है ना? यस सर, 2,55,000 आ गया। यस, देख लीजिए सर, आप इसका और इसका टोटल करके देख लीजिए सर, दोनों का टोटल होता है 2,55,000। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको? यस सर। और जैसे ही सर मैंने आपको क्या बताया था, बैलेंस शीट वाला लॉस आ जाएगा, तो हम हमारे को करना ही क्या होता है, कैसे करेंगे? ये देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे। यस सर, लॉस इन बैलेंस शीट। लॉस इन बैलेंस शीट में लॉस कितना है? 2,55,000 का। यस सर, उसके अंदर अपन क्या जोड़ेंगे? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। वैल्यू ऑफ असेट में जो डिक्रीज हुआ है वो ऐड कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ असेट में कहाँ डिक्रीज हुआ है देखिए सर फटाफट से। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 130 की थी, वो 120 की थी, 130 पे हुई, इधर प्रॉफिट हो रहा। यहाँ 2 लाख की थी, यहाँ पे 130 की होगी, मतलब 70,000 का लॉस हो गया। कैलसी पे सर कैलकुलेट करती चलिए, 70,000 का लॉस हो गया। उसके बाद सर ये 20,000 की थी, ये 4,000 की रह गई, मतलब 16,000 का और लॉस हो गया आपके पास। 60,000 का और लॉस हो गया। यस, ये 50,000 की थी, अब 30,000 की होगी, मतलब 20,000 का और लॉस हो गया आपको। ठीक है, आगे ये 87 की थी, अब 74 की रह गई, मतलब 13,000 का यहाँ लॉस हो गया आपको। ये 180 थी, ये 170 हो गई, 10,000 का यहाँ लॉस हो गया। 90 थी, ये 60 हो गई, 30,000 का यहाँ लॉस हो गया। ठीक है, तो फटाफट से सर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट कितना है? 30 + 10 40, 40 + 30 53, 53 प्लस 20,000 प्लस 16,000 प्लस 70,000 कितना होता है सर? 1,59,000 का लॉस हो रहा है, तो वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। कितने का? 1,59,000 का लॉस ऐड कर दो सर आप। और अब क्या माइनस कर दो सर? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। अगर कोई वैल्यू ऑफ असेट में इंक्रीज हुआ है तो देखिए सर हुआ है क्या? ये रहा, 1,20,000 से 130 का हो गया, मतलब 10,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया अपन को। यस, तो ये 10,000 का प्रॉफिट यहाँ से माइनस कर दो सर। अब देखिए सर, कोई लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है क्या? लायबिलिटीज़ में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, कोई कॉन्टेजेंट लायबिलिटी भी नहीं है, नो सर। तो अब देख लीजिए सर, इसका आपका फाइनल टोटल कितना आता है? +250 -10, तो क्या सर 4,04,000 आ रहा है क्या? यस सर, देख लीजिए 4,04,000 आ रहा है आपके डेफिशिएंसी, फाइनल डेफिशिएंसी। क्या सर ये और ये दोनों मैच हो रही है क्या? यस सर, तो मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है? करेक्ट है। ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, जो इसमें ही यही था सर जो मेन जो कॉन्सेप्ट था आपका। क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई चीज़? यस सर, तो इसी के साथ सर आज हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और लिस्ट एच दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है सर मेरी तरफ से। अब आप इसकी ढंग से प्रैक्टिस कीजिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड लिस्ट एच की। जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है ऐसे स्टडी मटेरियल से आप कर सकते हो, इन दोनों के आप कीजिए। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे हमारे एक नए शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर वो, लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा। क्लियर? यस सर।